हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह। आप सभी का 3G इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस मेंस के पेपर 5 के बारे में। हमने यूपी पीसीएस मेंस का 5वें पेपर का पूरा माइंड मैप बनाया था, सिलेबस का माइंड मैप बनाया था। आप लोग यूट्यूब पे जा करके देख सकते हैं हमारा वीडियो। और उस वीडियो में हमने पूरा माइंड मैप बनाया है। इस प्रकार से माइंड मैप बनाया है कि आप लोग अगर उसको मेमोराइज करेंगे तो पूरी बुक याद हो जाएगी। पूरे टॉपिक का एनालिसिस किया है कि किस प्रकार से कौन टॉपिक कहाँ पर रखा गया है और क्या क्या इसमें आएगा। इसको हमने माइंड मैप बनाया, पूरे सिलेबस का माइंड मैप बनाया है। और लेसन 1 का इतिहास, कला और संस्कृति का हमने खंड ए 4 खंडों में विभक्त है। 5वां पेपर 4 खंडों में विभक्त है। पहला खंड है इतिहास तथा कला एवं संस्कृति। दूसरा है भारत की उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था एवं शासन प्रणाली। तीसरा है उत्तर प्रदेश के आंतरिक सुरक्षा। और चौथा है उत्तर प्रदेश की सामाजिक मुद्दे। इस प्रकार 4 खंडों में विभक्त है। इस प्रकार 4 खंडों में विभक्त है। तो इन 4 खंडों का हमने माइंड मैप बनाया था। 4 खंडों का क्या बनाया था? माइंड मैप बनाया था। और आपको बताया है कि इस माइंड मैप के माध्यम से आप लोग पूरी बुक को याद कर सकते हैं। अगर पूरी बुक को याद करना है तो याद करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको उसको ध्यान से मेमोराइज करना होगा। कैसे मेमोराइज करना होगा कि अगर सिलेबस दिया गया है पेपर 5 यूपी पीसीएस मेंस, उसको मेमोराइज करना है। तो मेमोराइज करना है तो सिलेबस विषय सूची में जाएं और विषय सूची में ये ध्यान से देखें कि कितने खंडों में, पहले पूरा पढ़ लें, पूरा विषय सूची पढ़ लें और उसको ध्यान से देखें कि कितने खंडों में विभक्त है। तो 4 खंडों में 4 पॉइंट निकल के आएंगे। 4 पॉइंट आपको याद करने, कौन कौन से? उत्तर प्रदेश का इतिहास, कला और संस्कृति। दूसरा, उत्तर प्रदेश की शासन राज्य व्यवस्था एवं शासन प्रणाली। तीसरा, उत्तर प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा। और चौथा, उत्तर प्रदेश के सामाजिक मुद्दे। अगर ये 4 बातें आपको याद रहेंगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश के 5वें पेपर में हमको इतिहास, कला और संस्कृति पढ़नी है, और दूसरा उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था पढ़नी है, और तीसरा हमको आंतरिक सुरक्षा पढ़नी है। फिर उसके बाद में हमको सामाजिक मुद्दे। और सामाजिक मुद्दे किसको नहीं पता है? आंतरिक सुरक्षा किसको नहीं आता? उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था आपने अगर मेंस में पहुंचे हो तो आप लोग पॉलिटी और गवर्नेंस पढ़ के ही गए होगे और पास हो गए। तो वही सब दिया गया है। वो सब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में संसद पढ़ते हैं वैसे यहाँ पर विधानमंडल पढ़ते हैं। जैसे वहाँ पर लोकसभा पढ़ते हैं, विधानसभा पढ़ते हैं। जैसे वहाँ पर राज्यसभा पढ़ते हैं, यहाँ विधान परिषद पढ़ते हैं। सेम उत्तर, जैसे वहाँ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल पढ़ते हैं वैसे राज्य के मंत्रिमंडल पढ़ते हैं। जैसे केंद्र की समितियां पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की समितियां पढ़ेंगे। सेम पूरा कॉन्सेप्ट एक जैसा होता है। आप एक जैसा कॉन्सेप्ट मानकर अगर पढ़ेंगे तो याद होगा, याद होगा। तो याद करने के लिए आपको करना क्या है? माइंड में पहले शांति बना के रखना है और एकाग्रचित होकर के पूरे सिलेबस को याद कर लेना कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था में क्या है, उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति में क्या है, खंड ए में क्या है, खंड बी में क्या है, खंड सी में क्या है, खंड डी में क्या है। तो इसी खंडों को लेकर के हम आपको बात कर रहे थे खंड ए के बारे में। खंड ए में पहला हमने बात कर लिया था उत्तर प्रदेश के इतिहास, कला और संस्कृति। अब दूसरा जो अध्याय हम बात करने वाले हैं आज, तो क्या बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश की वास्तुकला। उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, उसका महत्व एवं रख रखाव, संग्रहालय तथा अभिलेखागार एवं पुरातत्व। अभिलेखागार और पुरातत्व अध्याय 2 हम लोग पढ़ेंगे। अध्याय 2 हम पढ़ेंगे। तो इसमें 4 पॉइंट पढ़ना है। 4 पॉइंट कौन कौन से? पहला पॉइंट है उत्तर प्रदेश की वास्तुकला। उत्तर प्रदेश की वास्तुकला पढ़नी कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से मंदिर निर्माण हुए, किस प्रकार से स्तूप निर्माण हुए, वास्तुकला पर बात करेंगे। फिर उत्तर प्रदेश के संग्रहालय पर बात करेंगे। फिर उत्तर प्रदेश के अभिलेखागार पर बात करेंगे। फिर उत्तर प्रदेश के पुरातत्व की बात करेंगे। ये 4 पॉइंट क्या याद नहीं होंगे आपको? अब ये 4 पॉइंट याद करना है तो उसके बाद में एक पॉइंट पकड़ो। कौन से एक पॉइंट पकड़ोगे? उत्तर वास्तुकला। अब वास्तुकला का मेमोराइज करो, याद करो, दिमाग में मेमोराइज करना है। क्या करना है? मेमोराइज करना है। मेमोराइज करने के लिए क्या करना होगा कि वास्तुकला को याद रखा। एक शब्द पकड़ो, उत्तर प्रदेश की वास्तुकला पढ़ेंगे। ऐसे ही आपने आर्ट एंड कल्चर यूपीएससी के लिए पढ़ा होगा या पीसीएस के लिए पढ़ा होगा, तो उसमें वास्तुकला होगा। उसमें आपको वास्तुकला पढ़ा होगा तो उसमें प्राचीन से लेकर के आधुनिक तक का पूरा वास्तुकला बताया गया होगा। तो उसी दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में उसकी वास्तुकला क्या है, प्राचीन में क्या थी, मध्य में क्या है और आधुनिक में क्या है। तो इस प्रकार से हम उत्तर प्रदेश की वास्तुकला पढ़ेंगे। तो वास्तुकला पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे? उत्तर प्रदेश के संग्रहालय पढ़ेंगे, फिर उत्तर प्रदेश के अभिलेखागार पढ़ेंगे, फिर उत्तर प्रदेश के पुरातत्व पढ़ेंगे। केवल उत्तर प्रदेश के, पूरे भारत के नहीं। तो उत्तर प्रदेश में क्या है, वास्तुकला कैसी है,
तो प्राचीन वास्तुकला, पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन वास्तुकला। तो प्राचीन वास्तुकला में आप लोग पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता की वास्तुकला। अब प्राचीन काल में आप पढ़ेंगे तो प्राचीन काल में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि वास्तुकला पढ़ना है। तो वास्तुकला में हमको 3 पॉइंट पहले याद रखने हैं, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। इन 3 वर्णों पर बातें। अब एंशियंट पर बात करें, एंशियंट में वास्तुकला, तो एंशियंट पर बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्यकालीन एंड गुप्तकालीन में वास्तुकला का क्या प्रारूप था, कैसे बनी, क्या क्या था। तो हम लोग प्राचीन वास्तुकला पर बात करेंगे तो उसमें प्राचीन में क्या था, सिंधु सभ्यता की वास्तुकला कैसी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वहां पकी ईंटों के स्नानागार मिले हैं, पकी ईंटों के भवन मिले हैं, तो पकी ईंटों का मिला है, और सुव्यवस्थित नगर शिला स्तंभ, स्तूप, तो सुव्यवस्थित नगर नियोजन मिला है सिंधु घाटी सभ्यता से। तो पकी ईंटों का बात किया गया है। और उसी प्राचीन में आप लोग पढ़ेंगे शिला स्तंभ मिले थे, है ना, शिला स्तंभ मिले। फिर उसके बाद में वहां पर प्राचीन में ही आप लोग देखा होगा स्तंभ मिले थे, स्तूप बनते थे, तो स्तंभ भी, स्तूप भी मिले। फिर उसके बाद में मौर्यकालीन वास्तुकला थी। मौर्य काल में कौन कौन से मतलब वास्तुकला बनाई गई, किस किस का निर्माण हुआ। तो मौर्य काल में क्या हुआ कि चुनार के बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया। जितने भी निर्माण कार्य हुए मौर्य काल में, तो चुनार के बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। और क्या किया गया कि सारनाथ का स्तंभ जो बना, इन्हीं पत्थरों को, शिला बड़े बड़े पत्थरों को लाकर इकट्ठा करके उसको सारनाथ का स्तंभ बनाया गया। और स्तंभ के ऊपर उल्टे कमल का, और उसके ऊपर सिंह को, सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है, तो उसमें जो सिंह, 4 सिंह बैठे हुए हैं, उनमें चारों तरफ जानवर, घोड़ा, और हाथी और बैल, और इस प्रकार से 4 जानवर बने हुए हैं। तो इस प्रकार का स्तंभ जो है, तो चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित किया गया। कहाँ, कब, मौर्य काल में। और प्राचीन में पकी ईंटों से बने स्तंभ, शिलान्यास, है ना, और स्तूप बने थे प्राचीन काल में। और मध्यकाल में चुनार के बलुआ पत्थरों से बने, चुनार के बलुआ पत्थरों से बने, क्या बने, सारनाथ का स्तंभ बने। फिर उसके बाद में गुप्त काल की वास्तुकला। गुप्त काल में क्या हुआ कि इसको स्वर्ण काल कहा जाए, वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और इसमें आपने गुप्त काल में देखा होगा कि कई सारे ईंटों के मंदिर बनाए गए, ईंटों के मंदिर बनाए गए, जैसे देवगढ़ का मंदिर, कानपुर का भीतर गांव का मंदिर, इसमें लिखा है कानपुर का भीतर गांव का मंदिर बनाया गया। फिर उसके बाद में आप पढ़ेंगे, जैसे प्राचीन पढ़ लिया, प्राचीन में आपको क्या पढ़ना है, प्राचीन में आपको सिंधु पढ़ना है, और मौर्य पढ़ना है, और उसके बाद में गुप्त पढ़ना है। 3 कालों की बात करनी है। फिर उसके बाद में आपको मध्यकाल पढ़ना है। मध्यकाल में आपको क्या करना है, पहले ये पढ़ना है कि पहले मध्यकाल में किन किन्नों ने शासन किया। तो पहले जैसे ही प्राचीन गुप्त काल हुआ था, तो उसमें क्षेत्रीय शक्तियां उस समय भी अपना अपना राज्य अलग होकर बट गई थी। तो उसमें राजपूतों का काल पढ़ेंगे, जाट मराठाओं ने किस प्रकार का वास्तुकला, तो राजपूतों की वास्तुकला पढ़ेंगे मध्यकाल में। उसके बाद में दिल्ली सल्तनत की वास्तुकला पढ़ेंगे, फिर मुगल काल की वास्तुकला पढ़ेंगे। तो जब हम बात करते हैं मध्यकाल की, तो मध्यकाल की वास्तुकला क्या थी कि राजपूत का वास्तुकला, इसमें क्या, दुर्ग निर्माण, कलिंजर किला, राजपूतों में दुर्ग निर्माण होते थे। क्या होते थे, राजपूत जितने भी राजा बनते थे, वो अपने चारों तरफ घेर लेते थे, किला बनवाते थे, दुर्ग बनवाते थे, और कलिंजर का किला उसी में शामिल है। फिर सल्तनत काल की वास्तुकला जब पढ़ेंगे, सल्तनत काल में बहुत सारे गुलाम वंश आया, खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, है ना, सरकी वंश, कुषाण वंश, ये सब वंश आए कब, दिल्ली सल्तनत में। तो सरकी स्थापत्य आई, झंझरी मस्जिद का निर्माण हुआ, है ना, इस प्रकार से बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ। फिर उसके बाद में मुगल काल की वास्तुकला, मुगल काल की वास्तुकला जैसे फतेहपुर सीकरी में बहुत सारे बनाया गया। फिर उसके बाद में आगरा का किला बनाया गया, फिर उसके बाद में ताजमहल बनाया गया, ऐसे सब मुगल काल में बनाए गए। मुमताज की याद में ताजमहल बनाया गया, प्यार का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। तो इस प्रकार आधुनिक काल में हम बात करते हैं, तो आधुनिक काल की वास्तुकला थी, क्या थी, तो आधुनिक काल की वास्तुकला जो थी, इस समय हमारे यहाँ अंग्रेजों लोग आए थे, कई सारी कंपनियां आई, जैसे डच, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, और उसके बाद में अंग्रेज और फ्रेंच, डच डच इस प्रकार से 5 विदेशी कंपनियां, विदेशी आई यहाँ पर राज्य करने।
और उन्होंने किस प्रकार से हमारी वास्तुकला का निर्माण करवाया, तो उसी को बोलते हैं औपनिवेशिक काल की वास्तुकला। फिर इसमें क्या है, जैसे बनाया गया इमामबाड़ा बनवाया गया, ला मार्टिनियर कॉलेज बनवाया गया लखनऊ में, इमामबाड़ा बनवाया गया लखनऊ में। और भारतीय शैली की वास्तुकला, जो भारतीय शैली की वास्तुकला थी, जैसे क्लस्टर टावर लखनऊ में बनाया गया, और क्या बनाया गया, लखनऊ रेजिडेंसी बनाया गया। ये भारतीय परंपरा के आधार पर बनाया गया था, भारतीय शैली वास्तुकला थी। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के संग्रहालय के बारे में। तो उत्तर प्रदेश का जो संग्रहालय था, इस पर संग्रहालय क्या है, तो संग्रहालय संस्कृति संपदा, संग्रहालय क्या है, सांस्कृतिक संपदा, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक धरोहरों को, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक धरोहरों को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने का केंद्र होता है संग्रहालय। किसको, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक धरोहरों को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने का केंद्र होता है। इसमें संग्रहालय शामिल थे, जैसे संग्रहालय वर्तमान में औपचारिक शिक्षा तथा शोध का केंद्र। वर्तमान में क्या है कि ये जो संग्रहालय है शोध और का केंद्र बने हुए हैं, शिक्षा और शोध के केंद्र बने हुए हैं। तो इसमें कौन कौन से संग्रहालय हैं, जैसे राजकीय संग्रहालय लखनऊ, राष्ट्रीय संग्रहालय मथुरा, राजकीय संग्रहालय झांसी, राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर, और फिर अंतरराज्यीय रामकथा संग्रहालय, और 4 आर्ट गैलरी बनी हुई है। कहाँ पर, अयोध्या में। कब बनवाई गई थी, ये इनको बनाया था 1988 में। फिर उसके बाद में कलकत्ता संग्रहालय लखनऊ, लोक कला संग्रहालय लखनऊ में 1989 में कैशबाग में बनाया गया, कैशबाग लखनऊ में बनाया गया। फिर जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर, फिर उसके बाद में राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज, राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर, फिर उसके बाद में स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ। ऐसे और कई संग्रहालय हैं जिनका निर्माण किया गया प्रदेश के अन्य जिलों में। फिर उसके बाद में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के राजकीय अभिलेख। उत्तर प्रदेश के राज्य अभिलेख क्या है, इसमें हम बात करते हैं इसकी स्थापना, उत्तर प्रदेश के राजकीय अभिलेख की स्थापना 1949 ईस्वी में इलाहाबाद सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस के रूप में किया गया। किसके रूप में किया गया, इलाहाबाद सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस के रूप में किया गया। फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों, मंडलीय एवं जिला स्तरीय, उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों, क्या, उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों, मंडलीय एवं जिला स्तरीय कार्यालयों एवं अर्ध सरकारी संस्थानों में उपलब्ध राजकीय अभिलेखों में अभिलेख सन 1876 से संरक्षित है। फिर उसके बाद में व्यक्तिगत अधिकार के कुछ अभिलेख 1540 से संरक्षित। मतलब कहा जाए कि अगर राजकीय अभिलेखागार की बात की जाए तो विभिन्न विभागों और मंडली एवं जिला स्तरीय कार्यालय एवं अर्धशासकीय संस्थाओं में उपलब्ध है। क्या उपलब्ध है, राजकीय अभिलेखागार। राजकीय अभिलेखागार कहाँ कहाँ उपलब्ध है, तो मंडलीय विभागों, विभिन्न विभागों में, और मंडली और जिला स्तरीय कार्यालयों में, मंडली और जिला स्तरीय कार्यालयों में उपलब्ध है क्या, राजकीय अभिलेखागार। एवं अर्धशासकीय संस्थाओं में भी उपलब्ध है राजकीय अभिलेखागार। अर्ध शासकीय संस्थाओं में उपलब्ध है क्या, राजकीय अभिलेखागार। और क्या है कि राजकीय अभिलेखागार में अभिलेख सन 1876 से संरक्षित है। कब से संरक्षित है, 1876 से संरक्षित है। व्यक्तिगत अधिकार के कुछ अभिलेख 1540 से संरक्षित है। व्यक्तिगत अधिकार के कुछ अभिलेख 1540 से संरक्षित है, 1540 से संरक्षित है। 3 क्षेत्रीय अभिलेखागार क्या है, 3 क्षेत्रीय अभिलेखागार है। कौन कौन से, प्रयागराज, वाराणसी और आगरा में स्थित है। प्रयागराज क्या, राजकीय अभिलेखागार प्रयागराज, वाराणसी और आगरा में स्थापित है। तथा कुछ पांडुलिपियां जो है पुस्तकालय प्रयागराज में है। पांडुलिपि पुस्तकालय प्रयागराज में है। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के पुरातत्व के बारे में बात करते हैं कि यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लखनऊ मंडल का निर्माण 13 मई 1985 को आगरा मंडल, भोपाल मंडल और पटना मंडल के हिस्सों के विभाजन से किया गया। किसके, भोपाल मंडल और पटना मंडल और आगरा मंडल के हिस्सों के विभाजन से किया गया। किसका, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लखनऊ मंडल का निर्माण।
किसका? लखनऊ मंडल का निर्माण जो किया गया, पूरा निर्माण किया गया 13 मई 1985 को आगरा मंडल, भोपाल मंडल और पटना मंडल के हिस्सों के विभाजन से किया गया। फिर लखनऊ मंडल के अधिकार क्षेत्र में 328 स्मारक और स्थल हैं। कितने हैं? 328 स्मारक और स्थल हैं। फिर उसके बाद में जो उत्तर प्रदेश के अवध, बुंदेलखंड, तराई क्षेत्रों में स्थित है, जो उत्तर प्रदेश के अवध, बुंदेलखंड और तराई क्षेत्र में स्थित है। ये बात हो गई उत्तर प्रदेश के पुरातत्व का परिचय। अब उसके बाद में उत्तर प्रदेश के पुरातत्व स्थलों, स्मारकों के संरक्षण, पुरा स्थलों के उत्खनन और पुरातत्व विषयक प्रकाशन तथा पुरातत्व और पुरा स्थलों में लोक रुचि जमाने के उद्देश्य से 1951 मतलब स्वतंत्रता के बाद 1951 में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। कब की गई? 1951 में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। वर्तमान में 5 क्षेत्रीय इकाइयां हैं: आगरा, झांसी, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज। 5 क्षेत्रीय इकाइयां हैं। कौन कौन सी हैं? आगरा है, झांसी है, गोरखपुर है, आगरा है, झांसी है, गोरखपुर है, प्रयागराज है और वाराणसी। इस प्रकार के 5 क्षेत्रीय इकाइयां हैं जो उत्तर प्रदेश के पुरातत्व विभाग को देखती हैं। तो इस प्रकार हमने क्या किया कि उत्तर प्रदेश की वास्तुकला की महत्ता एवं रख रखाव, संग्रहालय, अभिलेखागार एवं पुरातत्व अध्याय 2 पर बात की। अध्याय 2 पर बात की। तो अब लोग क्या करिएगा, आप लोग क्या करिएगा, इसका माइंड मैप बनाइएगा। और माइंड मैप बनता कैसे? हमने आपको बताया कि माइंड मैप ऐसे बनता है कि आप लोग ध्यान दें कि लेसन 2 जो है तो उसमें क्या क्या हमको पढ़ना है। अध्याय 2 है, उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहले उत्तर प्रदेश का वास्तुकला पढ़ना है। उत्तर प्रदेश का वास्तुकला पढ़ने के बाद में आपको उत्तर प्रदेश के संग्रहालय पढ़ना है, फिर उत्तर प्रदेश के अभिलेखागार पढ़ना है, फिर उत्तर प्रदेश के पुरातत्व पढ़ने हैं। इस प्रकार से जब आप लोग माइंड मैप बनाएंगे, फिर उसके अंदर क्या है आपको पता है, उसके अंदर क्या है आप लोग लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको आसान बनाएगा जर्नी। और माइंड मैप के माध्यम से यूपीपीसीएस मेंस के लिखने का माध्यम आपका सरल हो जाएगा। अब माध्यम सरल हो जाएगा तो अब और आसानी से आप अपना कार्य कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के माइंड मैप के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।